नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनसा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, तो संघवाद के ऊपर मैंने आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, फर्स्ट पार्ट की वीडियो। अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने निम्नलिखित टॉपिक को समझ लिया था, जिसमें सबसे पहले हमने संघवाद का अर्थ समझा था। उसके बाद हमने संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात की थी कि भाई संघीय जो सरकार है या संघवाद जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। उसके बाद हमने तीसरे टॉपिक में समझा था कि भाई भारतीय संघवाद की क्या विशेषता है। भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है ना। तो भारतीय संघवाद की हमने प्रमुख विशेषताओं को भी समझा था। इसके अलावा भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था को कैसे अपनाया गया है। आपको पता है कि भारत में ना केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है ना, इसीलिए हम भारतीय संघवाद को एकात्मक व्यवस्था भी बोलते हैं। और इसके भी मैंने लगभग 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जब भी जाके सेकेंड पार्ट में जो आपको टॉपिक समझाया जाएगा उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि भारत में क्या है, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई है। तो पहला क्वेश्चन, हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार क्यों बनाया गया। तो इस कहानी को हम ना विभाजन के समय से समझते हैं। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के साथ ही आपको पता है कि विभाजन भी मिला हमारे को। और उस समय हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय हमारे देश जो था वो लगभग 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। आपके एनसीईआरटी बुक में वैसे 500 दे रखे हैं, आप अगर 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे 565 रजवाड़ों की बात की जाएगी। अब रजवाड़े क्या होते हैं? रजवाड़े ऐसे इलाके, ऐसे जगह जहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था, छोटे मोटे राजा वहाँ पे शासन करते थे। अब जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ पाकिस्तान नामक नया देश बना, लेकिन भारत में जितने भी रजवाड़े रह गए थे उनके पास ये ऑप्शन था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकते थे, और या फिर वो अपना खुद का अलग पहचान बना सकते थे, भारत से अलग हो सकते थे। तो इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाना था। और ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता था? जब एक शक्तिशाली भारत में केंद्र सरकार होगी और वो केंद्र सरकार क्या करेगी, सभी रजवाड़ों को आपस में मिला के रखेगी, यानी कि एकता की स्थापना करेगी। इसके अलावा आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ पे अनेक धर्म के लोग, वर्ग के लोग, जाति के लोग रहते थे। उनके बीच में एकता की स्थापना करने के लिए भी हमारे को एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की जरूरत थी। और इस कारण जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई थी। अब हम बात करेंगे भारतीय संघवाद में तनाव। आपको पता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसको लेकर कई बार तनाव होते हैं। भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाया गया है ना, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तो अब ऐसे कौन से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसी की हम बात करेंगे। ऐसे क्या कारण है जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न होने का, वो है स्वायत्तता की मांग। देखिए, स्वायत्तता का मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हम अधिकार क्षेत्र की बात करें तो आपको पता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं राज्य सरकार की तुलना में। तो बहुत सारे जो पार्टियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि हम तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो सरकार है वो डिमांड करती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ राज्य सरकार को दिया जाए। केंद्र से ज़्यादा शक्तियाँ, मतलब केंद्र से ज़्यादा पावरफुल राज्य सरकार को बनाया जाए। दूसरा पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता। हम वित्तीय स्वायत्तता की बात करें तो आपको पता है कि धन से जुड़ी जो अगर हम विषय की बात करें तो ज़्यादातर इनकम के जो सोर्स है वो केंद्र सरकार के पास है ना। आय के ज़्यादातर सोर्स है, जो टैक्स वसूलने का जो काम करती है वो केंद्र सरकार करती है, यानी कि इनकम के सोर्स उसके पास है। अब राज्य के पास क्या है, राज्य सरकारों के पास इनकम के सोर्स ही नहीं है, टैक्स एकत्रित करने के सोर्स नहीं है। तो इस कारण भी राज्य सरकार चाहती है कि भाई उनके पास भी टैक्स एकत्रित करने के लिए वित्तीय सोर्स, उनके पास वित्तीय स्रोत मौजूद हो, जिससे कि वो अपने राज्य के लिए कल्याणकारी कार्यों को कर सके। इसमें हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु, पंजाब जैसे जो सरकारें हैं वो वित्तीय स्वायत्तता की मांग करते हैं, वित्तीय अधिकार हासिल करना चाहते हैं। अब कुछ सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों की अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। जैसे कि तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व को लेकर भी विरोध होता रहा है। पंजाब में पंजाबी भाषा और वहाँ की जो संस्कृति है उसको प्रोत्साहन की मांग की जाती है। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में क्या है कि भाई वहाँ की जो सरकार है वो विरोध करती है कि भाई वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है ना। 1960 के दशक से ही कई राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन चले हैं, मतलब हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन चलते रहे हैं। तो भाषा को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर हम विवाद की अगर दूसरे मुद्दे की बात करें, जो मेन मुद्दा है वो है राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आपको पता है कि
भारत में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल भैया होते कौन है? देखिए, जैसे कि हमारे देश में क्या है, पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और हमारे देश में ना नाम मात्र के शासक होते हैं जिनको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, है ना। नाम मात्र के, ज़्यादा पावर उसके पास नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे राज्य में क्या होता है कि सीएम होते हैं जिनके पास सारे पावर है, लेकिन नाम मात्र के राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है जो कि राज्य में होते हैं। राष्ट्रपति टाइप ही राज्य में भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल क्या करते हैं भाई, जो राज्यपाल है वो राज्य सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी देते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। और ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्यपाल किसी और दल का है और जो केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकार में जो सीएम है वो किसी और दल का है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। अब दिल्ली में क्या है, सीएम जो है वो केजरीवाल है, और यहाँ पे वैसे राज्यपाल नहीं होते, यहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो उप राज्यपाल जैसे कि विनय कुमार सक्सेना जो है इस समय हमारे दिल्ली के उप राज्यपाल है। तो जो उप राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार में कौन है भैया? बीजेपी पार्टी है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इस कारण क्या होता है कि उपराज्यपाल और सीएम के बीच में कई बार कई मुद्दों को लेकर विवाद होते रहते हैं। तो 1983 में क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है उससे जुड़े जो भी मामले हैं उसके जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया, ठीक है। इस आयोग को हम सरकारीय आयोग बोलते हैं। ये किसके लिए बनाया गया था? केंद्र और राज्य संबंध से जुड़े हुए जो भी मामले थे ना उसकी जांच के लिए। और इस आयोग ने क्या किया, 1958 में अपनी रिपोर्ट में यह बात कही कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए, मतलब इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष तौर पे इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अब देखिए, राज्यपाल की भूमिका और उनकी शक्ति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है तो उसके अंतर्गत उस राज्य में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब अनुच्छेद 356 उस समय लगाया जाता है जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ की शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुच्छेद 356 लगा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है ना। संसद अपने तरीके से शासन व्यवस्था को वहाँ उस राज्य में चलाना शुरू कर देती है। और राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो राज्य सरकार को क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है ना। राज्य विधानसभा को निलंबित करने का भी अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो इन सभी कारणों से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब हम बात करते हैं नवीन राज्यों की मांग, यानी कि नए राज्यों की डिमांड को लेकर भी, मांग को लेकर भी कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनाव उत्पन्न हुए हैं। आपको पता है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषा है ना, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसलिए कई बार नए राज्य की डिमांड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहे हैं। तो नए राज्यों की मांग को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1954 में, ठीक है। इसका मेन काम क्या था, नए राज्यों का निर्माण करना, उसकी सीमा को तय करना। और इस आयोग ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की सिफारिश की थी। तो भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला जो पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि 1956 में बनाया गया था। इसके बाद ही क्या होता है कि एक चलन सी शुरू हो गई कि भाई अब भारत में जितने भी राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। तो ज़्यादातर जो हमारे देश में जो नए राज्य जो बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, ठीक है। जैसे कि हम 1960 में बात करें, 1960 में आपका पता है गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, ठीक है। 1966 में पंजाब और हरियाणा, ये 2 अलग राज्य बने। उसके बाद पूर्वोत्तर जो हमारा भाग है वहाँ पे भी अनेक राज्य बने, जैसे कि मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो ये नए राज्य बने। इसके अलावा हम 1990 के दशक के बाद की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे राज्य बने, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित करके, जैसे बिहार को अलग करके झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया था, है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बना। इसी प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो ये सारे राज्य जो थे वो ज़्यादातर भाषाई आधार पर बनाए गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संघवाद में जो मतलब तनाव की स्थिति देखने को मिलती है वो है अंतर्राज्यीय विवाद भी, मतलब 2 राज्यों के बीच में भी कई बार विवाद देखने को मिलता है। तो इसके पीछे मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो भाई सीमा विवाद है राज्यों के बीच में, है ना। प्राय कई बार क्या होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की जो सीमा है, मतलब जो भू क्षेत्र है, भूभाग है, उस पर नियंत्रण का दावा करते रहते हैं। जैसे कि इसी प्रकार का एक विवाद का एग्जाम्पल हमारे को महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव
ठीक है, बेलगाम है, बेलगाम एक जगह है, उसको लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद होता रहा है। इसके अलावा हम मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो इनके बीच में भी सीमा विवाद होता रहा है। इसी तरीके से अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, उसको लेकर भी विवाद हुआ है ना। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। इसके अलावा राज्यों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद हुआ है, क्योंकि भाई जो किसानों के लिए मतलब जल का जो सोर्स है वो कावेरी नदी है, इसी के माध्यम से वो खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन दोनों ही राज्य के किसानों के बीच में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव होता रहता है। दूसरा जो है वो है नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी कई बार विवाद होते रहे हैं। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बीच में नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हम यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर भी हम कह सकते हैं कि भाई जैसे हरियाणा से होकर वो दिल्ली में आती है तो हरियाणा सरकार ज़्यादा ही पानी का इस्तेमाल कर लेती है, दिल्ली में मतलब पानी नहीं पहुंच पाता है, तो इस कारण भी कई बार विवाद देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट प्रावधान। देखिए, भारत में कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, है ना, विशेष राज्य की दर्जा दी गई। यहाँ पे धारा जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वैसे आपको पता है कि 2019 में हमारी जो बीजेपी पार्टी है उसने क्या किया, संविधान में संशोधन करके इसको वहाँ से धारा 370 को हटा दिया है, आप लोगों को मालूम है। और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और आपका एक लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे को समझना होगा, जैसे कि हम आज़ादी के बाद की अगर बात करते हैं तो आज़ादी के बाद ना तुरंत ही क्या होता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ के राजा होते हैं हरि सिंह, वो ना भारत से अलग मतलब अलग होना चाहते थे, वो भारत पाकिस्तान दोनों से अलग हो गए था, ऐसा कुछ स्थिति उस समय बन गई थी। तो एकदम से आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। वहाँ के राजा थे हरि सिंह, हरि सिंह ने क्या किया, भारत से मदद मांगी, है ना। तो भारत ने उनको हेल्प किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अंग भी घोषित किया गया, मतलब भारत में उसका विलय भी कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पे जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया, अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई धारा 370 के माध्यम से। लेकिन आपको पता है कि अब वहाँ पे धारा 370 नहीं है, उसको हटा दिया गया है। अब धारा 370 के अंतर्गत क्या था कि भाई जम्मू कश्मीर का खुद का अपना अलग संविधान था, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो हमारा अनुच्छेद 356 है उसको भी लागू आसानी से नहीं किया जा सकता था, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था, आपातकालीन के प्रावधान भी वहाँ पे लागू नहीं किए जा सकते थे। तो इस कारणवश जम्मू कश्मीर एक तरीके से हर राज्यों से बिल्कुल अलग था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 371 की। अनुच्छेद 371 के माध्यम से क्या किया गया है, हमारे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की संस्कृति जो है और वहाँ के जो लोगों का इतिहास है, वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति को ऐसा ही रहने दिया जाए जैसा कि है ना, उनकी संस्कृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, वहाँ के राज्यों को एक विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के माध्यम से किया गया है। इन राज्यों में असम है, नागालैंड है ना, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। इसके अलावा कुछ और राज्य जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, है ना, इन सभी राज्यों को भी विशेष प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और लगभग मैंने इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक बता रखे थे मैंने सारा कुछ समझा दिया है। वैसे 2 पार्ट में ही मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया है। तो इससे पहली वाली जो पार्ट है वो थोड़ी छोटी वीडियो थी, लगभग 7-8 मिनट की वीडियो थी और ये थोड़ी लेंथी बन चुकी है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो को तो आप लोगों ने देख ही लिया है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।